नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे परमाणु संरचना, जो कि हमारा क्या है, चैप्टर नंबर 2। ठीक है। चैप्टर नंबर पहले में हम किसके बारे में बात किए थे। चैप्टर नंबर पहले में हम रसायन का जो सामान्य परिचय है उसके बारे में बात किए थे। मतलब पिछले क्लास में हमने पदार्थ के बारे में बात किया था। ठीक है। पदार्थ क्या होता है? तो पदार्थ जो है कि एक ऐसी वस्तु होती है जो कि स्थान घेरता है और जो कि अपने संरचना परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। ठीक है। तो चलो आज हम हाँ तो आज हम बात करेंगे परमाणु संरचना। देखिए, परमाणु संरचना क्या चीज़ होता है। देखिए, ये जो परमाणु जो शब्द है, ये शब्द जो है कैसे बनता है। देखिए, सबसे पहले कोई भी मटेरियल जो होता है, पदार्थ होता है। ठीक है। पदार्थ के जब हम छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, ठीक है, जब इसके छोटे छोटे टुकड़े करते हैं तो हम इसको बोलते हैं कण। ये क्या है? पदार्थ है, कोई भी वस्तु। और ये क्या हो जाता है? कण। इसको जब हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में जब इसको भी क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हम इसको बोलते हैं अणु। ठीक है। और इसको भी जब हम छोटे छोटे टुकड़ों में और इसको बांट देते हैं, ठीक है, जैसे कि इसको छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं, ये छोटे छोटे और टुकड़े इसको कर देते हैं, तो ये होता है परमाणु। ये आपका क्या कहलाता है? परमाणु। ठीक है, समझ में आए? तो कोई भी मटेरियल जो होता है, पदार्थ को जो अब हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं तो हम उसको बोलते हैं कण। कण से बनता है अणु। ठीक है। अणु से बनता है परमाणु। ठीक है। तो इस प्रकार से ये होता है परमाणु। देखिए, अब परमाणु की ये जो परमाणु संरचना है, परमाणु संरचना मतलब परमाणु के अंदर में क्या क्या चीज़ होता है, उसकी आकृति, आकार कैसा होता है, उसका व्यवहार कैसा होता है, इस सभी के बारे में जानने के लिए हम परमाणु संरचना का उपयोग करते हैं। ठीक है। देखिए, परमाणु संरचना में क्या होता है। परमाणु संरचना सबसे पहले हम देख लेते हैं कि परमाणु संरचना की खोज या इसके बारे में जानकारी पहली बार इसके बारे में जानकारी किसने दी? कणाद ऋषि ने दिया। किसने दिया? कणाद ऋषि ने इसके बारे में जानकारी दिया। कणाद ऋषि ने क्या दिया? जानकारी दिया। ठीक है। कणाद ऋषि जो है सिर्फ इसके बारे में, परमाणु संरचना के बारे में सिर्फ क्या दिए थे? जानकारी दी थी कि परमाणु संरचना नाम का कुछ चीज़ होता है। उन्होंने क्या बताया कि परमाणु है, ये परमाणु जो है पदार्थ का सबसे छोटी इकाई है। यह जो है सबसे छोटा है। इस सब के बारे में जानकारी दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो आते हैं उनका नाम है, आगे इसके बाद आते हैं जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन आते हैं और ये जो परमाणु संरचना है इसके बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। क्या देते हैं? विस्तृत जानकारी देते हैं। ठीक है। सबसे पहले कौन आते हैं? कणाद ऋषि। कणाद ऋषि ने सिर्फ इसकी जानकारी दी, ठीक है, कि परमाणु संरचना नाम का भी कोई चीज़ होता है। उसके बाद आते हैं कौन? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन जो है इन्हीं का कॉपी पेस्ट कर करके इसके बारे में थोड़े से विस्तृत जानकारी, हल्का से थोड़े से विस्तृत जानकारी दे दिए और ये जो है परमाणु संरचना के जनक बन गए। परमाणु संरचना के जनक किसको बोला जाता है? तो जॉन डाल्टन को कहा जाता है। ठीक है, जॉन डाल्टन को कहा जाता है। इन्होंने क्या बताया कि जो परमाणु होता है, परमाणु को हम
और छोटे टुकड़ों में नहीं बांट सकते। मतलब ये एक ऐसी इकाई होती है, ठीक है, एक ऐसा भाग होता है जिसके दो टुकड़े हम नहीं कर सकते या इसको तोड़ करके और छोटे टुकड़ों में नहीं बांट सकते, ठीक है। इस बारे में इन्होंने जॉन डाल्टन ने क्या दिया, जानकारी दिया। लेकिन आगे समय का दौर चलता गया और समय के साथ कुछ वैज्ञानिक और आए जो कि इसको बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिए, ठीक है। जो उसके मूल कण हैं, जिसके मूल कण बोला जाए तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, मेसॉन, इन सब में बांट करके बता दिए कि ये भी भाग होता है किसके अंदर, परमाणु के अंदर, ठीक है। चलिए अब इसके बाद समझते हैं कि ये जो अभी मैंने सब जो बोला मूल कण देखिए, परमाणु के अंदर देखें ये क्या है, परमाणु। परमाणु के अंदर में इस प्रकार से क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और परमाणु में यहाँ पर यहाँ पर जो इसका जो अक्ष होता है, अक्ष में क्या चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है और बीच में क्या होता है, नाभिक होता है, ठीक है। तो मूल कण की बात करें तो वैज्ञानिकों ने मूल कण के बारे में बताया। तो मूल कण दो प्रकार के होते हैं। पहला स्थायी मूल कण, ठीक है। पहले को क्या बोलते हैं, स्थायी मूल कण या स्थायी कण बोल सकते हैं, स्थायी कण। दूसरा होता है अस्थायी कण, ठीक है। स्थायी कण किसे बोलते हैं, जैसे कि हम पढ़ते हैं, हम परमाणु में देखते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये जो तीनों कण है इसको हम बोलते हैं स्थायी कण, ठीक है। ये जो है परमानेंट किसी भी परमाणु में स्थायी रूप से रहते हैं। लेकिन अस्थायी वाक्य देखा जाए तो इसमें आता है मेसान और न्यूट्रिनो और पॉजिट्रॉन इत्यादि, ठीक है। ये जो कण है ये किस में आता है, अस्थायी कण के अंतर्गत आता है। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो आगे वैज्ञानिकों ने क्या क्या बताया इसके बारे में। तो वैज्ञानिकों ने बताया कि कोई भी परमाणु, ठीक है, कोई भी परमाणु के चारों ओर क्या होता है, कक्ष होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, ठीक है। और बीच में क्या होता है, नाभिक होता है, ठीक है, नाभिक होता है जिसमें रहता है क्या, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, ठीक है। और वैज्ञानिकों ने यह बताया कि इलेक्ट्रॉन में कैसा आवेश होता है, माइनस आवेश होता है। और न्यूट्रॉन में कोई भी आवेश नहीं होता है। और प्रोटॉन में कैसा आवेश होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। इन सब के बारे में बताया। और उसके साथ साथ वैज्ञानिकों ने क्या बताया कि ये जो परमाणु है, परमाणु का ये जो मेन भाग है, अंदर का जो मेन भाग है, इसको बोलते हैं नाभिक। इसको क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। और इस नाभिक में क्या क्या पाया जाता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है। यहाँ पर लिखा मैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इन दोनों को सामूहिक रूप में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन, ठीक है। इन दोनों को सामूहिक रूप में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं, जैसे कि कोई भी नाभिक होता है, नाभिक में यहाँ पर देखिए, नाभिक में यहाँ पर से नाभिक से यहाँ तक के देखिए, नाभिक में यहाँ पर एक वृत्त की जैसी आकृति बन रही है और एक बाहर में बन रही है, ठीक है। एक अंदर में जो बन रही वृत्त जैसी आकृति, इसमें जो त्रिज्या होता है, ठीक है, उसके मध्य बिंदु से लेकर यहाँ तक की दूरी, इसको बोलते हैं हम फर्मी,
क्या बोलते हैं, फर्मी। मतलब ये जो दूरी है उसको हम फर्मी में नापते हैं। और फर्मी कैसे नापते हैं, जैसे कि यहाँ पर जिसको दूरी नापा जाए तो ये होता है, कितना होता है, 10⁻⁻15, ठीक है, 10⁻⁻15 मीटर, या इसी को हम क्या बोलते हैं, फर्मी, ठीक है। लेकिन ये जो बाहर वाला है, मतलब केंद्र से लेकर यहाँ तक, ये जो इसका अक्ष है वहाँ तक की दूरी, इस दूरी को हम नापते हैं किसमें, एंगस्ट्रॉन में। किसमें नापते हैं, एंगस्ट्रॉन में। एंगस्ट्रॉन का मान कितना होता है, 10⁻10 मीटर, इतना होता है, ठीक है। अब देखिए ये जो फर्मी है, या इसको हम बोला जाए, इसको हम एक और चीज़ से दर्शाते हैं, इसको हम बोलते हैं परमाणु त्रिज्या। इसको हम क्या बोलते हैं, परमाणु त्रिज्या, ठीक है। और इसको हम क्या बोलेंगे, नाभिकीय त्रिज्या, नाभिकीय त्रिज्या, नाभिकीय त्रिज्या, ठीक है। इस त्रिज्या को हम क्या बोलते हैं, नाभिकीय त्रिज्या। अच्छा, आगे हम बात करें तो ये जो परमाणु त्रिज्या है, परमाणु त्रिज्या, और एक हमने बताया क्या, नाभिकीय त्रिज्या, नाभिकीय त्रिज्या। नाभिकीय त्रिज्या जो है परमाणु त्रिज्या, ठीक है, परमाणु त्रिज्या से छोटा होता है। नाभिकीय त्रिज्या परमाणु त्रिज्या से छोटा होता है। लगभग कितना छोटा होता है, परमाणु त्रिज्या बड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख भी रहे हैं कि परमाणु त्रिज्या बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है या कितना छोटा होता है, ये होता है 10⁵ मीटर, ठीक है। इतना गुना क्या होता है, परमाणु त्रिज्या बड़ा होता है नाभिकीय त्रिज्या से। लगभग ये कितना आता है, 1 लाख मीटर, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो नाभिक होता है वो कितना छोटा होता है। और एक चीज़ और बोला जाए कि ये जो परमाणु है, परमाणु के अंदर के जो नाभिक है, ये कुल परमाणु का अधिकतम भार, जो जैसे कि हम कोई भी परमाणु देख रहे हैं ना, उस परमाणु का जितना भी द्रव्यमान है, उसका अधिकतम द्रव्यमान कहाँ पर होता है, उसके नाभिक में होता है। लगभग 90%, ठीक है, सारा द्रव्यमान कहाँ पर होता है, उसके नाभिक में। और इसके भार के बारे में बात किया जाए तो देखिए, इसके जो मूल कण हैं, कौन कौन से मूल कण हैं, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें से सबसे भारी कौन होता है, सबसे भारी होता है आपका न्यूट्रॉन, और उसके बाद आता है आपका प्रोटॉन, उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये भार की दृष्टि से देखा जाए तो इसका क्रम होता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं परमाणु मॉडल के बारे में, परमाणु मॉडल के बारे में। तो परमाणु मॉडल अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग दिया, ठीक है, अलग अलग सिद्धांत दिए। तो परमाणु मॉडल में सबसे पहले, चलिए यहाँ पर, हाँ यहाँ पर लेते हैं। परमाणु मॉडल में सबसे पहले नाम आता है किनका, अच्छा एक चीज़ और बताना चाहूँ कि उसमें जो नाभिक है ना, नाभिक जो हमने यहाँ पर बोला, नाभिक की खोज सबसे पहले रदरफोर्ड ने की, ठीक है। किसने की, रदरफोर्ड ने की, ठीक है। चलिए अब आगे यहाँ पर समझते हैं परमाणु मॉडल। परमाणु मॉडल सबसे पहले देते हैं जे थॉमसन ने सबसे पहले परमाणु मॉडल दिया। परमाणु मॉडल में उन्होंने बताया, इसको वाटरमेलन मेथड भी बोलते हैं या वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है, वाटरमेलन। अच्छा, वाटरमेलन क्यों बोलते हैं, देखिए इन्होंने क्या किया, ये जो परमाणु है उसकी तुलना एक तरबूज से की, इससे की, तरबूज से की। अब वो तरबूज से कैसे तुलना करते हैं, देखिए तरबूज में आप देखे होंगे कि छोटे छोटे यहाँ पर क्या होते हैं, सीड्स होते हैं, उसके बीज होते हैं। उस बीज को उन्होंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसको क्या बोला, इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर जो लाल वाला भाग रहता है, ठीक है, तरबूज के अंदर भी क्या होता है, लाल वाला भाग रहता है, जैसे कि ये वाला, अरे ये तो तरबूज के अंदर में क्या होता है, लाल वाला भाग होता है। ये लाल वाला जो भाग होता है,
उसको उन्होंने क्या बोला, उसको बोला उन्होंने, इसको उन्होंने क्या बोला, इसको बोला प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन बोला। और ये जो इनका मॉडल है, मूल जो परमाणु मॉडल है उससे पूर्णतः डिफरेंट था, अलग था। तो इनका जो मॉडल है उतना कारगर साबित नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद आते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ठीक है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल में क्या होता है, देखिए, रदरफोर्ड बोलते हैं, रदरफोर्ड जो है क्या करते हैं, ये जो है रेडियम तत्व से क्या किए, अल्फा कण उत्सर्जित किए। ठीक है, अल्फा कण इससे उत्सर्जित किए और इसको प्रहार किया गया, किस पर, बमबारी किया गया, किस पर, सोने की पतली चादर पर। सोने की पतली चादर पर क्या किया, इस पर बमबारी किया गया। जब बमबारी किए तो क्या क्या हुआ, वो घटना समझते हैं। देखिए, ये आपका क्या है, परमाणु है। ये परमाणु जो है उन्होंने सोने की पतली चादर से लिया। अच्छा, वो क्या किए, अल्फा कण की बमबारी की, इधर से एक बमबारी की, इधर से बमबारी की। तो इसको थोड़ा सा ना बड़ा करते हैं यहाँ पर, ऐसे। ठीक, तो यहाँ पर जो अल्फा कण आई, ठीक है, अल्फा कण आई, वो जो है सीधे निकल गई। यहाँ से जो अल्फा कण आई वो सीधे निकल गई। ठीक है, यहाँ से जो अल्फा कण आए वो भी सीधे निकल गए। हल्का से इसमें क्या हुआ, विक्षेपण हुआ। कुछ अल्फा कण यहाँ पर एक बीच में बना लेते हैं, कुछ अल्फा कण यहाँ पर आए। ठीक है, और ये जो है विक्षेप होकर के ये जो है अपनी दिशा बदल करके चलने लगे। तो रदरफोर्ड बोलते हैं कि ये जो बीच का जो परमाणु का बीच वाला जो भाग है, ठीक है, बीच वाले भाग का क्या होता है, धन आवेश होता है। उन्होंने क्या बोला कि बीच वाला भाग क्या होता है, धन आवेश होता है। इसी वजह से जो आवेश है वो जो है विक्षेप होकर के चलने लगे। उसके बाद 20,000 में से, ठीक है, बहुत सारे इसमें उन्होंने क्या किया, बमबारी किया। तो 20,000 बमबारी की, उसमें से केवल एक, ठीक है, केवल एक अल्फा की किरण आया जो वहाँ से टकरा करके वापस से अपनी दिशा में लौट गया। ठीक है, वापस से अपनी दिशा में लौट गया। इससे उन्होंने क्या बोला कि बीच वाला जो भाग होता है वो क्या होता है, ठोस होता है। और उसी को उन्होंने क्या दिया, नाभिक नाम दिया। ठीक है, न्यूक्लियॉन नाभिक नाम दिया। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया कि परमाणु में क्या क्या होता है, उसकी संरचना क्या क्या होती है। अब उसके बाद एंट्री होती है किनकी, देखिए, उसके बाद एंट्री होती है तीसरे नंबर पर मैक्सवेल की। मैक्सवेल आते हैं और ये बताते हैं कि परमाणु के चारों ओर ये क्या करते हैं, जो रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था ना, जिसमें उन्होंने अल्फा चादर पर क्या किया, सोने की चादर पर अल्फा का कणों की बमबारी किया। और उन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में, नाभिक के बारे में बताया। मैक्सवेल क्या करते हैं, मैक्सवेल ये बताते हैं कि मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु के नाभिक के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है। इस प्रकार से चक्कर लगाता है। ठीक है, लेकिन इन्होंने ये बताया कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाता है, अपनी ऊर्जा खोते जाता है। अपनी ऊर्जा क्या करता है, खोते जाता है। ऊर्जा क्यों खोता है, क्योंकि इन्होंने विद्युत चुंबकीय सिद्धांत को फॉलो किया। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार इन्होंने बताया कि कोई भी जो कण है, ठीक है, वो गति कर रहा है,
उसके पास यदि कुछ ऊर्जा है और वो गति कर रहा है, तो गति करते 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 वो अपनी ऊर्जा खोता है, और ऊर्जा खोने के साथ साथ वो क्या करता है, उसकी ऊर्जा जब कम हो जाएगी तो वो जो है नाभिक की ओर आएगा, और लास्ट में उसकी ऊर्जा जब पूर्णतः ख़त्म हो जाएगी तो वो नाभिक में जा कर के गिर जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने अपना सिद्धांत दिया। अब यहाँ पर हो गई गड़बड़, तो उसके बाद एंट्री होता है कि इनका बोरबरी का परमाणु मॉडल। बोरबरी का परमाणु मॉडल, बोरबरी क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, कैसा नहीं हो सकता कि कोई भी परमाणु जिसके चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो परमाणु नाभिक के चारों चक्कर लगा रहे हैं, नाभिक में नहीं गिर सकता। तो ये जो है उसका कंक्लूजन दिए, क्योंकि ऐसे ही सिद्धांत तो नहीं ला सकते, तो इन्होंने कंक्लूजन दिया। कैसे, देखें, कोई भी इलेक्ट्रॉन जब अपनी स्थायी कक्षा में, कोई भी इलेक्ट्रॉन जब अपनी मूल कक्षा में चक्कर लगाता है, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन जब अपनी मूल कक्षा में क्या लगाता है, चक्कर लगाता है, तो उसकी ऊर्जा क्या होती है, स्थायी होती है। मतलब उसे न ही ऊर्जा देनी पड़ती है, न वो ऊर्जा खोता है, न ही ऊर्जा लेना पड़ता है। ठीक है, उसकी ऊर्जा जो है स्थायी रूप से होता है, या फिर वो जो है न्यूट्रल होता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन को अपनी कक्षा से बाहर किसी दूसरी कक्षा में जाना रहता है, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन को अपनी कक्षा से निकल करके दूसरी कक्षा में जाना होता है, तब उसे क्या लेना पड़ता है, ऊर्जा लेना पड़ता है। ठीक है, ऊर्जा इकट्ठी करनी पड़ती है और वो जो है उच्च कक्षा में जाता है। लेकिन इसके विपरीत जब उसे निम्न कक्षा में जाना है, ठीक है, उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाना है, तो अपनी ऊर्जा खोनी पड़ती है। तो ऊर्जा का वितरण या ऊर्जा का जो आदान प्रदान है, ठीक है, ऊर्जा खोना लेना, ये सभी क्रिया कब होती है, जब वो अपना कक्षा बदलता है। ठीक है, अन्यथा यदि वो अपना कक्षा नहीं बदल रहा है, तो वो अपनी कक्षा में ही स्थायी रूप से ऐसे घूमती रहेगी। इस प्रकार से बोरबरी ने पूर्णतः स्पष्ट कर दिया कि परमाणु का आकार कैसे होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की स्थिति कैसे कैसी होती है। चलिए अब आगे समझते हैं कि जो हम बात किए हैं किसके बारे में। हमने बात किया इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में थोड़ा सा और विस्तृत हम जो है जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन ने की, जे थॉमसन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन, सर जे थॉमसन ने। और इसका जो द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है कितना होता है, 9.1 गुणित 10 घात माइनस 31, 10 की घात माइनस 31 kg। ये इसका क्या होता है, वज़न होता है, इसका भार होता है। और उसके साथ साथ इसका जो आवेश है वो कैसा आवेश होता है, माइनस आवेश होता है। ठीक है, ऋण आवेश होता है किसमें, इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, क्या बताया, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन ने। इसका द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 गुणित 10 घात माइनस 31 kg। और इसमें आवेश कैसा होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है, प्रोटॉन के बारे में बात करें, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, लिखी थी। और इसका जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 1.6725 गुणित 10 घात माइनस 27। ठीक है, kg इतना होता है इसका प्रोटॉन का। और इसमें प्रोटॉन में आवेश कैसा होता है, प्लस आवेश होता है। और उसके बाद हम समझते हैं न्यूट्रॉन का। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने की थी, चैडविक।
न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। इसका भार कितना होता है 1.6 गुणित 1.6748 गुणित 10⁻⁻27 kg इसका द्रव्यमान होता है। और इसमें आवेश, कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है, ये न्यूट्रल होता है। चलिए अब हम नेचर समझते हैं। पहला जो हम बोले हैं इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं, इसको कैथोड किरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैथोड किरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैथोड किरण। इसकी खोज जे थॉमसन ने की थी। जे थॉमसन ने इसकी खोज की थी। इलेक्ट्रॉन, इसका निरपेक्ष द्रव्यमान कितना होता है? निरपेक्ष द्रव्यमान इसका कितना होता है? 9.1 गुणित 10⁻⁻31 kg, ठीक है। और इसका सापेक्षिक द्रव्यमान कितना होता है? सापेक्षिक द्रव्यमान कितना होता है? ये होता है 0.0054, ठीक है। ये AMU ये होता है इसका सापेक्षिक द्रव्यमान। अच्छा, इसका जो आवेश है कितना होता है? -1.6 गुणित 10⁻⁻19, ठीक है, कूलाम। ये उस पर आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर। दूसरा क्या होता है? दूसरा है प्रोटॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान कितना होता है? 1.6725 गुणित 10⁻⁻27 kg। और इसका सापेक्षिक द्रव्यमान कितना होता है? 1.00, जो होता है आपका 78, क्या 7 बोल सकते हैं इसको, 7 लेते हैं, ठीक है। इतना इसका क्या होता है? सापेक्षिक द्रव्यमान। और इस पर आवेश कैसा होता है? +1.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। ये इस पर आवेश। आगे समझते हैं, न्यूट्रॉन के बारे में बात करते हैं। तीसरा न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है। इसका सापेक्षिक द्रव्यमान इसका निरपेक्ष द्रव्यमान कितना होता है? 1.6748 गुणित 10⁻⁻27 kg। और ये निरपेक्ष द्रव्यमान हो गया। सापेक्षिक द्रव्यमान कितना होता है इसका? सापेक्षिक होता है 1.0086 AMU, ठीक है। ये इसका क्या है? सापेक्षिक द्रव्यमान। इस पर आवेश, कोई भी आवेश नहीं होता, जीरो होता है, न्यूट्रल होता है। उसके बाद हम समझ लेते हैं, ये हो गया आपका स्थायी कण। अस्थायी कण के बारे में जान लेते हैं। अस्थायी कण में पहला देख लेते हैं आपका मेसान में देख करके हम देख लेते हैं न्यूट्रिनो या न्यूट्रिनो भी बोल सकते हैं। न्यूट्रिन की खोज किसने की थी? न्यूट्रिन को हम इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है, 0N0। और इसका खोज पाउली ने किया था। किसने किया था? पाउली ने किया था, ठीक है। उसके बाद बोसोन आता है। बोसोन की खोज सत्येंद्रनाथ बोस ने किया था। ठीक है। और आता है मोसोन, ठीक है। एक आपका क्या आता है? मोसोन की खोज किए थे यूकोबा ने किया था। किसने किया था? यूकोबा ने किया था। चलिए अब नेक्स्ट इसमें और क्या बचा है? पॉजिट्रॉन,
ठीक है। क्या देखेंगे? पॉजिट्रॉन के बारे में। पॉजिट्रॉन पॉजिट्रॉन कैसे लिखते हैं? ये जो है इलेक्ट्रॉन के जैसे ही रहता है और इस पर क्या होता है? प्लस आवेश होता है। ठीक है। अब हम समझते हैं परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या बोल सकते हैं इसको। ठीक है। परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक की खोज मोसले ने किया था। मोसले। परमाणु क्रमांक की खोज किसने की थी? मोसले ने की थी। मोसले बताते हैं कि कोई भी जो तत्व है उसके परमाणु क्रमांक के अनुसार ही आवर्त सारणी में रहते हैं। ठीक है। जैसे कि कोई भी हम एक तत्व लेते हैं, जैसे कि सोडियम, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। और यहाँ पर इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? ये होता है, देखिए, कोई भी तत्व में, किसी भी तत्व में यहाँ पर जो लिखा रहता है नीचे की तरफ, जैसे कि यहाँ पर इसको हम जेड से दर्शाते हैं। जेड अर्थात ये है आपका परमाणु क्रमांक। जेड आपका क्या है? परमाणु क्रमांक। और यहाँ पर जो होता है उसको हम ए से दर्शाते हैं। ए का मतलब होता है परमाणु द्रव्यमान। ठीक है। या परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान। तो परमाणु द्रव्यमान हम कैसे निकालते? देखिए, जैसे कि अभी हमने सोडियम 11 23 लिया। ठीक है। तो यहाँ पर जेड का मान कितना है? 11। ए का मान कितना है? 23, मतलब परमाणु द्रव्यमान। ठीक है। और ये जो जेड है, जेड परमाणु क्रमांक बताता है। परमाणु क्रमांक यही आपका क्या है? परमाणु संख्या। ठीक है। परमाणु संख्या मतलब प्रोटॉन की संख्या है। यही आपका क्या है? प्रोटॉन की संख्या। और यही आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या है। जनरली इसको प्रोटॉन की संख्या से ही जाना जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मान कभी कम कभी ज़्यादा होते रहता है। तो इसे मेनली किससे जानते हैं? प्रोटॉन की संख्या से जानते हैं। अच्छा, ये परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान जो है ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इन दोनों के योग से बनता है। ठीक है। मतलब इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के योग से क्या बनता है? परमाणु द्रव्यमान। अच्छा, इसका जैसे कि हम यहाँ पर जैसे कि सभी का मान निकालना चाहें, जैसे कि हमारे पास मान लीजिए है कार्बन। ठीक है। कार्बन जिसका परमाणु क्रमांक है 6 और परमाणु द्रव्यमान कितना है? 14। ठीक है। तो परमाणु जैसे कि हम इसका निकालना चाहें इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का कितना मान हो जाएगा? 6। प्रोटॉन का मान भी कितना हो जाएगा? 6। ठीक है। और न्यूट्रॉन का मान कितना होगा? न्यूट्रॉन का मान निकालने के लिए 14 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये निकल जाएगा कितना? 8 6 14, मतलब ये निकल जाएगा 8। ठीक है। और उसके साथ साथ इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा? 14। ठीक है। चलिए, अब हम नेक्स्ट बात देखिए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके परमाणु के अलग अलग भाग के बारे में। ठीक है। देखिए, पहला इसका भाग होता है यहाँ पर सम इलेक्ट्रॉनिक। ये कंडीशंस है सम इलेक्ट्रॉनिक। देखिए, सम इलेक्ट्रॉनिक नाम से स्पष्ट है। सम मतलब बराबर, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो। जैसे कि हम वो बोलते हैं, जैसे कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 और उसका परमाणु भार कितना होता है? 23। ठीक है। और सोडियम के बाद आता है मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12। ठीक है। और इसका परमाणु भार
24। चलिए, इसका जो है परमाणु भार की ज़रूरत नहीं है। जिसकी इसका परमाणु क्रमांक देखें तो यहाँ पर देखिए सोडियम 11 है। अभी इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 11। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 11। इसमें एक प्लस लगा देते हैं तो इसका परमाणु क्रमांक अब कितना हो गया? मतलब परमाणु क्रमांक 11 ही है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया अब कितना? इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया अब 10। कितना हो गया? 10। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 12 है। ठीक है, इसमें 2 प्लस लगा देते हैं तो ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें 10। ठीक है, देखिए तत्व तो वही है, लेकिन परमाणु इसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों में एक जैसा है। ठीक है, दोनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक जैसा है, अतः ये क्या है? सम इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं समस्थानिक। देखें, समस्थानिक हम उसको बोलते हैं जिसका परमाणु क्रमांक एक जैसा हो लेकिन परमाणु भार अलग अलग हो। जैसे कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, देखते हैं। हाइड्रोजन 1H1 और 1H2 1H3 3 समस्थानिक होते हैं। इसको बोलते हैं प्रोटेनियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, इसको ट्राइटेरियम। ठीक है, तो 3 इसके समस्थानिक होते हैं। इसमें देखिए परमाणु क्रमांक सभी के एक जैसे है, लेकिन परमाणु भार सभी के अलग अलग हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हम बताना चाहेंगे कि जो पोलोनियम होता है, ठीक है, पोलोनियम के केवल टोटल 27 समस्थानिक होते हैं। कितने समस्थानिक होते हैं इसके? 27 समस्थानिक होते हैं पोलोनियम के। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ जो समस्थानिक है उसका उपयोग जो है चिकित्सा के क्षेत्र में या फिर किसी चीज़ को जानने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं, जिसकी पहले समस्थानिक है आपका कार्बन 14। ये समस्थानिक है, किसका समस्थानिक है? कार्बन का। ठीक है, इस समस्थानिक का प्रयोग हम किस में करते हैं? हड्डी की उम्र जानने में इसका प्रयोग करते हैं। और आता है यूरेनियम 235, जाना पहचाना नाम लग रहा होगा, यूरेनियम 235। इसका प्रयोग हम क्या करते हैं? चट्टानों की उम्र जानने में। तीसरा आयोडीन 131, इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं? घिंगा के उपचार में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, और आता है आयरन 59। इसका परमाणु भार कितना होता है? परमाणु भार कितना होता है? 59। इसका उपयोग किस में करते हैं? एनीमिया बीमारी में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, एनीमिया के इलाज में। और आता है आपका क्रोमियम भी ये जो है ट्यूमर के इलाज में प्रयोग होता है। इसी तरह से बहुत सारे समस्थानिक है जिसका प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, और ये जो है आपका क्रोमियम नहीं है, ये आपका क्या है? आर्सेनिक 74। इसका प्रयोग ट्यूमर के इलाज में किया जाता है। ठीक है, ट्यूमर के उपचार में इसका प्रयोग होता है। कोबाल्ट 60 कैंसर के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। कैंसर के इलाज में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। और आपका सोडियम 24, इसका उपयोग किसमें करते हैं? रक्त का थक्का बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे कि
रेडियोधर्मिता, ठीक है। रेडियो एक्टिव पदार्थ से आप देखें रेडियोधर्मिता। रेडियोधर्मिता का निर्धारण हम कैसे करते हैं, देखिए कोई भी तत्व रेडियोधर्मी है कि नहीं उसका निर्धारण हम न्यूट्रॉन बटा प्रोटॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, यदि इसका मान 1.5 से ज़्यादा हो, जब हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इसके मान को जब हम भाग देते हैं और इसका मान 1.5 से ज़्यादा रहता है तो वो तत्व का आपको क्या है, रेडियोधर्मी तत्व होगा, ठीक है।